हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्लास 12 के एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आज हम सभी लोग जेनेटिक्स के लेक्चर 9 पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 8 में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट किया था और सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण में हमने मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण या फिर आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण पर डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर जेनेटिक्स का है ये लेक्चर 9 होगा। लेक्चर 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और लेक्चर 9 में हम सभी लोग लिंग निर्धारण के सेकंड टॉपिक का डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी ठीक है ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पर डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन होता क्या है, यानी कोई भी संतान जब किसी जनक से यानी माता और पिता से अगले संतति के रूप में जन्म लेती है तो वह संतति लड़की या लड़का कैसे बनती है, यानी नर या मादा का निर्माण कैसे होता है, इसे हम मनुष्य में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य में जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है यानी मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो अगर मैं मनुष्य की बात करूं, ऑलरेडी आप 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य में जो टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये 46 होते हैं यानी 46 होते हैं, जो जनरली किसी भी नर की बात हो या फिर मादा की बात हो, नर हो या मादा हो, इन सभी नर व मादा के ऑटोसोम में यानी दैहिक हम कह सकते हैं नर या मादा के शारीरिक कोशिका के रूप में ऑटोसोम के रूप में एक समान होते हैं, लेकिन जो इनमें नर व मादा का एक विशेष गुणसूत्र है वह अलग होता है। यानी मनुष्य के किसी भी कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होगा वह टोटल 46 होगा, जिसको हम 23 पेयर्स यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र कहते हैं, जो किसी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर एक समान होता है, यानी उनमें 22 जोड़ी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र मैक्सिमम यानी 22 पेयर्स एक समान होते हैं नर में या मादा में, बट केवल नर व मादा में एक जोड़ी गुणसूत्र भिन्न होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य में इन 46 गुणसूत्रों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, पहला गुणसूत्र और दूसरा गुणसूत्र। पहले गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्या है ध्यान से समझेंगे, और या फिर हम इसे ऑटोसोम्स के अलावा हिंदी में ठीक है दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं, यानी चाहे हम इसे ऑटोसोम कह दें या फिर इसे हम दैहिक गुणसूत्र कह दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर मैं बात करूं ऑटोसोम की या फिर दैहिक गुणसूत्र की, तो मैं इसको अगर परिभाषित करना चाहूं, समझाना चाहूं, तो आप समझ सकते हो कि मनुष्य के कोशिका में, ध्यान से समझेंगे, मनुष्य के कोशिका में उपस्थित वे गुणसूत्र जो मनुष्य की कोशिका में उपस्थित वे गुणसूत्र जो जनन में यानी हम ये कह सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन में या फिर गैमीट के बनने में, गैमीट बनने में या जनन में सहायता नहीं करते हैं या जनन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, सहायता नहीं करते हैं, ऐसे गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं, पहला प्रकार। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य के शरीर में दूसरे प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनको हम एलोसोम भी कहते हैं, इंग्लिश में एलोसोम कहा जाता है, या फिर हम इसे हिंदी में कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र। यानी दूसरे प्रकार का गुणसूत्र होगा जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं या फिर एलोसोम कहते हैं। जनरली एलोसोम क्या है, तो मैं अगर एलोसोम की बात करता हूं तो एलोसोम ये ऐसे गुणसूत्र होंगे जो किसी भी मनुष्य में, ध्यान रखेंगे, मनुष्य के शरीर में उपस्थित गुणसूत्र, मनुष्य के शरीर में उपस्थित गुणसूत्र जो
जनन में यानी गैमीट बनने में भाग लेते हैं, जनन में भाग लेते हैं, ऐसे गुणसूत्र को एलोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कंसंट्रेट रहेंगे। आपको बताया गया कि मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिनको हम एलोसोम और ऑटोसोम के रूप में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र की बात करूं तो लिखा हुआ है दैहिक गुणसूत्र, यानी ऐसा गुणसूत्र जो केवल सेल के अंदर पाया जाएगा और गैमीट बनने के दौरान गैमीट में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी स्पर्म और ओवा के अंदर नहीं जाएगा, और इनकी संख्या 22 पेयर्स होगी, यानी 23 जोड़ी में से, ठीक है, 22 पेयर्स यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है, जबकि उनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र एलोसोम कहलाते हैं, जो जनन में या गैमीट के फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 22 जोड़ी जनन में नहीं जाएगा और केवल एक जोड़ी जाएगा, जिसको एलोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र कहा जाएगा। ये भी दो प्रकार का होगा। अगर मैं मेल की बात करूं तो ये गुणसूत्र XY होगा, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये गुणसूत्र XX होगा। ध्यान रखिएगा, यानी नर में XY विषम युग्मजी, जबकि मादा में XX यानी सम युग्मजी गुणसूत्र पाया जाता है। यानी नर में XY और मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। इस प्रकार नर व मादा में एलोसोम दो प्रकार के होते हैं, मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक पहुंचा है, सारी बातों को मैं जोड़ देता हूँ। मनुष्य में 46 गुणसूत्र, जिनके दो कैटेगरी हैं, पहले को ऑटोसोम, दूसरे को एलोसोम कहते हैं। ऑटोसोम ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो जनन में भाग नहीं लेते, जिनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, जबकि एलोसोम ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं, जिनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। मैंने बताया कि एलोसोम दो प्रकार का होता है, नर में अलग XY और मादा में XX प्रकार का गुणसूत्र होता है। अब आप ध्यान से समझेंगे। हम मान लेते हैं कि ये कोई मेल है और ये कोई फीमेल है। इसमें XY प्लस 22 क्रोमोसोम पाया जाएगा और इसमें XX प्लस 22 क्रोमोसोम पाया जाएगा। यानी नर में XY प्लस 22 गुणसूत्र, मादा में XX प्लस 22 गुणसूत्र पाया जाएगा। तो दोनों में 23 जोड़ी गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। जबकि अगर मैं बात करूं स्पर्म में तो XY ट्रांसफर होगा, और ओवा अगर मादा से बनता है, ये दोनों गैमीट हैं जो इनके जनन के अंदर गोनेड्स के अंदर बनेंगे, तो उसमें 22 जोड़ी के साथ XY ट्रांसफर हो सकता है, और ठीक है, निषेचन के पहले 22 जोड़ी के साथ XX ट्रांसफर हो सकता है। अब आप ध्यान से सुनेंगे। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास, ठीक है, ये दो मार्कर हैं, दोनों का कलर ग्रीन है, तो मैं चाहे आपको ये मार्कर दे दूं, आप मांगे, और चाहे ये दे दूं, दोनों का मतलब एक ही है। यानी मादा के पास दोनों गुणसूत्र एक ही समान है, चाहे ये वाला ट्रांसफर हो जाए चाहे ये वाला ट्रांसफर हो जाए। जबकि नर के पास मैं मान लेता हूं एक ब्लैक और एक ग्रीन मार्कर है, एक बार ब्लैक जा सकता है, एक बार ग्रीन जा सकता है, यानी नर के द्वारा ही लिंग निर्धारण किया जाएगा। कंसंट्रेट रहेंगे। मैंने कहा कि इनमें गुणसूत्र XY और 22 जोड़ी होंगे, इनमें XX और 22 जोड़ी होगी। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा उस दौरान अगर X गुणसूत्र दूसरे मादा के X गुणसूत्र से निषेचन कर ले तो उत्पन्न संतान XX यानी फीमेल होगी। सेम पुनः X गुणसूत्र दूसरे X के साथ फर्टिलाइजेशन कर ले तो उत्पन्न संतान फीमेल होगी, यानी 50% लड़कियों के उत्पन्न होने की संभावना होगी। इसी प्रकार अगर नर का गुणसूत्र Y मादा के गुणसूत्र X से फर्टिलाइजेशन करता है तो उस दौरान XY और फिर पुनः X और Y के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो पुनः 50% संतानें लड़के के रूप में जन्म ले सकती हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन, यानी मनुष्य के अंदर इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है एक बार में सुन लेते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनको कार्य के आधार पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है।
पहले को हम ऑटोसोम कहते हैं या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर में रहते हैं और जनन में फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि दूसरे गुणसूत्रों की संख्या एक जोड़ी होती है और ये फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। नर व मादा में अलग अलग प्रकार से होते हैं। नर में विषम युग्मजी XY, जबकि मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे। निषेचन के दौरान अगर नर से Y गुणसूत्र और मादा से X गुणसूत्र जायगोट में ट्रांसफर हो जाए तो फिर उत्पन्न संतान XY यानी मेल बनती है, जबकि अगर नर से X गुणसूत्र और मादा से भी X गुणसूत्र ट्रांसफर हो जाए तो उत्पन्न संतान लड़की यानी फीमेल बनती है। निष्कर्ष हमें यह मिल रहा है कि मनुष्य के अंदर निषेचन के दौरान लड़की या लड़के के निर्माण होने की प्रक्रिया का निर्धारण नर करता है, जबकि मादा के अंदर लिंग निर्धारण की कोई कैपेसिटी, कोई क्षमता नहीं पाई जाती है। दिस टॉपिक इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। यहीं पर हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, यानी इस सेक्स डिटर्मिनेशन की लास्ट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की लास्ट टॉपिक हमारी है कीटों तथा सरीसृपों या मधुमक्खियों में, कीटों सरीसृपों तथा तितलियों के अंदर लिंग निर्धारण, जो दो अलग अलग कैटेगरी में पाया जाता है। बहुत शार्ट में मैं समझाऊंगा और आप डिटेल में नोट्स में या अपनी बुक में पढ़ लेंगे। बहुत ही सरल है, बस अगर आप मनुष्य वाला समझ गए तो फिर उसे समझ पाना बहुत आसान है। अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन, ठीक है, इंसेक्ट की बात करूं तो पहला एक प्रकार पाया जाता है जिन्हें हम ZW से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार का लिंग निर्धारण कुछ कीटों में पाया जाता है, इसके अलावा कुछ तितलियों में पाया जाता है, इसके अलावा तितलियों के अलावा कुछ मोथ में पाया जाता है और इसके अलावा कुछ भृंग में पाया जाता है। यानी इस प्रकार का लिंग निर्धारण ZW प्रकार का कीटों में, तितलियों में, मोथ में और भृंगों में पाया जाता है। ये लिंग निर्धारण मनुष्य के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि मनुष्य में ZZ अगर मान लें समयुग्मजी है और ZW हम कीटों में मान लें विषमयुग्मजी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य में XY मेल का होता है जबकि XX फीमेल का होता है। यहाँ पर ZZ मेल का होता है जबकि ZW फीमेल का होता है। यानी जो कार्य वहां पर नर कर रहा था वह कार्य यहाँ पर मादा नियंत्रित करती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर Z और इसके साथ में Z ट्रांसफर हो जाए एग और स्पर्म से तो फिर ZZ बनता है। इसी प्रकार Z और फिर W ट्रांसफर हो जाए तो फिर ZW बनता है। यानी अगर ZZ बनता है तो उत्पन्न संतान मेल हो जाती है और अगर ZW बनता है तो उत्पन्न संतान फीमेल हो जाती है। दिस प्रोसेस इज द ZW सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट इन सम इंसेक्ट, बटरफ्लाई, मॉथ एंड टाइप्स ऑफ द, ठीक है, अदर इंसेक्ट। कुछ अदर कीटों में भी पाया जाता है जिसमें लिंग का निर्धारण मादा करती है। ये हुआ ZW प्रकार का लिंग निर्धारण। दूसरा एक प्रकार और देखने को मिलता है ZZ-Z0। इस प्रकार का लिंग निर्धारण सामान्यतः सरीसृपों में पाया जाता है और सरीसृपों के अलावा, रेप्टाइल्स के अलावा कुछ भृंग और मोथ में भी देखने को मिलता है, या मैं कह सकता हूँ कुछ कीट में देखने को मिलता है। प्रोसेस सेम है। मैं मान लेता हूँ कि ZW या, ठीक है, मैं मान लेता हूँ Z0 और ZZ की, ठीक है, सिचुएशन मेल में देखने को मिलेगी जबकि Z0 फीमेल में देखने को मिलता है। जब किसी फीमेल से Z और Z मेल से ट्रांसफर हो जाए और जब किसी 0 और Z ट्रांसफर हो जाए तो Z0 बनेगा। ZZ के कारण उत्पन्न संतान मेल होगी और Z0 के कारण उत्पन्न संतान फीमेल होगी। यानी यहाँ भी लिंग का निर्धारण मादा के द्वारा होता है जबकि नर का लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं होता है। तो ZZ, Z0, ZW प्रकार का लिंग निर्धारण कीटों, तितलियों, मोथ, भृंग, सरीसृपों में पाया जाता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इनमें लिंग निर्धारण की प्रोसेस मादा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मादा विषमयुग्मजी होती हैं जबकि नर समयुग्मजी होते हैं। यानी जो कार्य मनुष्य के केस में नर करता था वह कार्य मनुष्य के कीटों की केस में, तितलियों और सरीसृपों की कीट में मादा करती है। यानी मादा लिंग का निर्धारण करती है।
तो ये आपकी एक कंप्लीट टॉपिक है जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण या आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रक्रिया समझा दी थी। इस लेक्चर में लेक्चर 9 में हम लोगों ने मनुष्य तथा कीटों, तितलियों, सरीसृपों के अंदर पाए जाने वाले लिंग निर्धारण पर डिस्कस कर लिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको लिंग निर्धारण समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से अपना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद करते हैं, आपको बातें समझ में आ जाती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।